तो चलिए आज एक ऐसी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझते हैं जो भारत, ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ी भू राजनीतिक घटना पर सवाल उठाती है। देखते हैं कि इसमें क्या तर्क दिए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एकदम फिल्मी अंदाज में। एक ईरानी जंगी जहाज जिसका नाम था IRIS देना भारत आता है, एक दोस्ती भरी नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेता है और उसके कुछ ही समय बाद उस पर एक जानलेवा हमला हो जाता है। अब इस पूरे मामले का जो टाइमलाइन है वो काफी चौंकाने वाला है। सोचने वाली बात है, 17 फरवरी को भारतीय नौसेना एक जहाज का स्वागत करती है, उसे दोस्ती का पुल कहकर। फिर वही जहाज मार्च की शुरुआत में एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है और बस कुछ ही दिन बाद 4 मार्च को उसे हिंद महासागर में डुबो दिया जाता है। और बस यहीं से सोर्स वीडियो अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल इस पूरी घटना पर भारत सरकार की कथित खामोशी को लेकर। देखिए, सोर्स के मुताबिक भारत का रोल इस इलाके में बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर की प्रहरी है, यानी कि गार्जियन। लेकिन इस प्रहरी वाले बयान के ठीक उल्टा सोर्स वीडियो एक कथित ट्वीट का जिक्र करता है, एक ऐसा ट्वीट जिसमें साफ लिखा था, हमारा काम नहीं। तो यहां पर दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ भारत खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है, मतलब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला, और दूसरी तरफ आरोप यह है कि जब दोस्त देश के जहाज से मदद की गुहार आई तो कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि बचाव का काम श्रीलंका की नौसेना ने किया। और इस आरोप को और मजबूती देने के लिए सोर्स एक राजनयिक का बयान सामने रखता है। बयान है कि भारत ने ईरान को एक संदेश तक नहीं भेजा, कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब यह मामला सिर्फ एक जहाज के डूबने का नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संघर्ष चल रहा था। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड उस संघर्ष की गंभीरता को दिखाती है। सोर्स के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 1000 से ज्यादा जानें गईं। जवाब में ईरान और उसके सहयोगियों ने भी 27 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मतलब एक तरह से बड़ा टकराव चल रहा था। और फिर इस लड़ाई ने एक बहुत बड़ा आर्थिक मोड़ ले लिया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। इस एक कदम से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर संकट आ गया। तो इस पूरे बैकग्राउंड को देखने के बाद सोर्स वीडियो इस घटना को भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव की तरह देखता है, एक ऐसी पॉलिसी जो हमेशा से आज़ाद मानी जाती थी। सोर्स इस मामले में टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। देखिए, 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाते हैं, रिश्तों को और मजबूत करते हैं, और इसके ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला शुरू कर देते हैं। इस बदलाव को समझाने के लिए सोर्स एक पुराना किस्सा याद दिलाता है। साल 2003 का, जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के दबाव में आने से साफ मना कर दिया था। अमेरिका चाहता था कि भारत इराक में अपनी सेना भेजे, लेकिन भारत ने न सिर्फ मना किया बल्कि उस युद्ध की निंदा भी की। उस पुराने उदाहरण के ठीक बाद सोर्स वीडियो एक बहुत सख्त टिप्पणी करता है, कहते हुए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस नैतिकता को कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब सोर्स कहता है कि इस पॉलिसी शिफ्ट के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसके लिए वो विपक्षी नेताओं के कुछ दावों का जिक्र करता है, जैसे कि एक दावा है कि पीएम मोदी समझौता कर चुके हैं, या फिर एक आरोप कि डोनाल्ड ट्रंप अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जियोपॉलिटिकल बातें हो गईं, लेकिन इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? सोर्स वीडियो इसको भी जोड़ने की कोशिश करता है। ये चार्ट बताता है कि भारत अपने तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर कितना निर्भर है, लगभग 55%। तो सोर्स का तर्क ये है कि जब उस इलाके में इतनी गड़बड़ होगी तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा ही। सोर्स एक और चीज पर ध्यान दिलाता है, सरकारी आंकड़ों में अंतर। पहले कहा गया कि देश के पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है, लेकिन बाद में यही आंकड़ा घटकर 25 दिन का हो गया। ये कंफ्यूजन क्यों? और फिर सोर्स एक ऐसी लाइन कोट करता है जिसे वो देश की संप्रभुता पर हमला मानता है। एक अमेरिकी अधिकारी का बयान है कि हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। यहां अनुमति यानी परमिशन शब्द पर खास जोर दिया गया है, और इस सब का सीधा असर घर के बजट पर। सोर्स वीडियो के मुताबिक इसी दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ। तो कुल मिलाकर सोर्स इस पूरी स्थिति को एक अचानक हुई घटना नहीं मानता, बल्कि वो इससे विदेश नीति का स्लो मोशन क्रैश कहता है।
जैसे एक गाड़ी धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो रही हो। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां दोस्ती और दुश्मनी पल में बदल जाती है, वहां किसी देश की असली आज़ादी का मतलब क्या है।